ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका बचपन गरीबी में बीता, जो हर दिन 17 घंटे खेतों में काम करता था, केवल एक समय के खाने के लिए। इनका सपना था कि ये स्कूल टीचर बने, लेकिन परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। और इसी लड़के ने एक दिन करोड़ों की कंपनी बना दी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है ह्यूंडई के फाउंडर चंग जू यंग की। इनका जन्म 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता किसान थे और जैसे तैसे चावल की खेती करके अपना परिवार चला रहे थे। चंग को दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था और इतना सब करने के बाद भी कभी कभी तो इनके परिवार को एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था और इन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। ये पढ़ लिखकर एक स्कूल टीचर बनना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ एक खूबसूरत सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। खेतों में काम करने के अलावा ये जंगल में जानवरों को चराने भी जाया करते थे। चंग को जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें पास के शहर बेचने के लिए भी जाना होता था। वहाँ इन्होंने देखा कि शहर के लोगों के पास अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं और खाने की तो कोई कमी ही नहीं है, और वो भी बिना दिन रात खेतों में काम किए। जिसके बाद ये भी उन लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, पर अफसोस खेतों में काम करने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था। और एक दिन अचानक इन्होंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा कि पास के शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की जरूरत है। अब चंग को ये तो अच्छे से पता था कि उनके पेरेंट्स इतनी कम उम्र में अकेले उन्हें शहर जाने नहीं देंगे, इसलिए वो किसी को बिना बताए केवल 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर भाग गए। करीब 160 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो कोवोन शहर पहुँचे, जहाँ उन्हें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में वर्कर का काम मिल गया। यह काम बहुत मुश्किल था और कमाई बहुत कम, लेकिन फिर भी चंग काफी खुश थे क्योंकि वो पहली बार इंडिपेंडेंटली कमा पा रहे थे और पहली बार अपने दम पर उन्होंने कुछ किया था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि केवल 2 महीने के बाद ही ये पकड़े गए। इनके पिता ने इन्हें ढूंढ निकाला और वापस गांव ले आए। इनके आने से इनकी फैमिली काफी खुश थी, जिसके बाद इन्हें फिर से फार्मिंग में लगना पड़ा। लेकिन चंग के मन में यही चल रहा था कि खेतों में काम करके वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये 2 बार और घर से भाग जाते हैं, जिसके लिए इन्होंने अपने परिवार की इकलौती गाय को चोरी छुपे बेच दिया और 70 वोन का रेल टिकट हासिल करने में सफल रहे। और फाइनली 18 साल की उम्र में ये चौथी बार घर छोड़कर भाग जाते हैं और इस बार इन्हें कोई नहीं रोकता। ये सियोल पहुंचते हैं, जो आज साउथ कोरिया की कैपिटल है। यहाँ पहले तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर एक वर्कर का काम किया, लेकिन थोड़े समय बाद इन्हें एक फैक्ट्री में जॉब मिल गई, जहाँ ये एक असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। जिसके बाद इन्हें एक चावल की दुकान में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई। उस दुकान का नाम था बोकह्यूंग राइस स्टोर। इस नौकरी में इन्हें ठीक ठाक सैलरी भी मिल रही थी और ये अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ कर रहे थे, जिसके चलते दुकान के मालिक चंग से खूब इम्प्रेस हुए और इन्हें केवल 6 महीने के अंदर ही डिलीवरी बॉय से राइस स्टोर का मैनेजर बना दिया। जिसके बाद 1937 में राइस स्टोर के मालिक बहुत बीमार पड़ गए और शायद अब वो आगे का काम नहीं संभाल सकते थे। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने अपना राइस स्टोर चंग के हाथों में सौंप दिया और इस समय चंग केवल 22 साल के थे, जब वो अपनी कड़ी मेहनत के दम पर एक वर्कर से दुकान के मालिक बन गए। और इन्होंने दुकान का नाम बदलकर उसका नाम क्यूंगिल राइस स्टोर रख दिया। इन्होंने हाई क्वालिटी के चावल और वो भी लो कॉस्ट में, साथ ही समय से डिलीवरी करवाना, इन सब तरीकों से इन्होंने काफी अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे इनका बिजनेस ग्रो भी करने लगा। जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी इन्होंने कल्पना तक नहीं की थी और इन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर खाली हाथ वापस आना पड़ा। दरअसल उस समय कोरिया पर जापान का कब्जा था और जापान वर्ल्ड वॉर 2 में उतर चुका था। ऐसे में जापानीज गवर्नमेंट चाहती थी कि वॉर में उनके सैनिकों को जरूरत के मुताबिक चावल मिलता रहे और इसी वजह से उन्होंने वहाँ के सभी राइस स्टोर्स को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें चंग का राइस स्टोर भी चला गया। जिसके बाद चंग अपने गांव वापस आ गए और 1 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर गांव में ही काम करते रहे। जिसके बाद साल 1940 में चंग ने 3000 वोन का लोन लेकर एडो सर्विस नाम का एक गैराज खोला
लेकिन केवल 1 महीने बाद ही उनके गैराज में भयंकर आग लग गई और उनका ये बिजनेस भी बर्बाद हो गया। अब चंग के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोन को चुकाना और लोगों की जली हुई गाड़ियों का मुआवजा देना। काफी सोचने समझने के बाद चंग ने एक और फैसला लिया। इस बार इन्होंने 3,500 वॉन का लोन लिया और पहले से भी ज्यादा बड़ा गैराज खोला, जिसमें इन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी और सिर्फ 3 सालों बाद ही इन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया कि अपना सारा लोन चुका दिया और जैसे तैसे अपने घर वालों को मनाकर अपने साथ शहर ले आए। इन्होंने अपने जुनून और कड़ी मेहनत के दम पर गैराज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। अब इनका बिजनेस पीक पर था और 20 एम्प्लॉय से शुरू हुआ गैराज 70 एम्प्लॉय तक पहुंच चुका था। लेकिन बदकिस्मती से उनका ये बिजनेस भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट ने वॉर में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए उनके गैराज को एक स्टील प्लांट के साथ मर्ज कर दिया। यानी हम ये कहें कि चंग वापस उसी जगह आ गए जहां से उन्होंने शुरू किया था। ये समय इनके लिए काफी दर्दनाक था, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद सब कुछ हाथों से फिसलती रेत की तरह चला गया। जिसके बाद चंग अपनी फैमिली के साथ वापस गांव आ गए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि चंग ने 50,000 येन की सेविंग्स कर रखी थी। इसी वजह से चंग को थोड़ी हिम्मत मिली कि वो अपना गैराज फिर से शुरू कर सकते हैं। बस इंतजार था तो वॉर खत्म होने का। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब फेंके जाने के बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ और कोरिया जापान के कब्जे से आजाद हो गया। जिसके बाद चंग ने सियोल में वापसी की और एक बार फिर से गैराज की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया ह्यूंडई मोटर सर्विस। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में हराने के बाद साउथ कोरिया में यूएस का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से चंग को यूएस आर्मी की ट्रक रिपेयरिंग का काम मिल गया। जिसके कुछ समय बाद इन्होंने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बड़ी संख्या में बिल्डिंग्स बना रहा है और ये सब देखकर इन्हें अपने बचपन की याद आ गई, जब ये कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर का काम किया करते थे और इनके अंदर कंस्ट्रक्शन का पैशन एक बार फिर से जाग गया। इसी के चलते साल 1947 में इन्होंने ह्यूंडई सिविल इंडस्ट्रीज की शुरुआत की और छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। धीरे धीरे इनका बिजनेस काफी एक्सपेंड हो रहा था और 3 सालों में इन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। लेकिन दोस्तों, चंग की जिंदगी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि जून 1950 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में ही जंग शुरू हो गई। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर भारी पड़ने लगा और उसकी मिलिट्री फोर्सेस ने सियोल को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे में वहाँ के लोगों में काफी दहशत फैल गई और सभी लोग शहर छोड़कर भागने लगे, जिसमें चंग भी शामिल थे, जो अपना सारा कारोबार छोड़कर कुछ सेविंग्स के साथ अपनी जान बचाकर दूसरे शहर चले गए। इस जंग में यूएस मिलिट्री फोर्स ने साउथ कोरिया का पूरा सपोर्ट किया और वॉर के दौरान ही चंग ने नोटिस किया कि मिलिट्री फोर्सेस को बड़ी संख्या में वेयर हाउस, आर्मी हेडक्वार्टर्स और टेंट की जरूरत है। यहाँ चंग को एक नया चांस मिला था, जिसे वो मिस नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद चंग एक छोटा सा ग्रुप बनाकर इन प्रोजेक्ट्स में भी काम करने लगे। चंग ने खूब मेहनत की और अपने सारे प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे भी किए, जिसके चलते इन्होंने यूएस ऑफिशियल्स का भरोसा जीत लिया। अब 27 जुलाई 1953 में जंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन अमेरिका और चंग के बीच काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी थी, जिसके चलते इन्हें बाद में भी काफी प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। इस समय तक साउथ कोरिया में वॉर की वजह से काफी टूट फूट हो चुकी थी और हर तरफ सब कुछ तहस नहस हो चुका था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उसे दोबारा से रीबिल्ड करना चाहती थी। और दोस्तों, साउथ कोरिया के रीडेवलपमेंट में ह्यूंडई सिविल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल रहा, जिसके बाद इन्हें कई और बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, जिसमें कई सारे एक्सप्रेसवेज और कई सारे न्यूक्लियर प्लांट्स और डैम शामिल थे। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयंग डैम और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे जियोंगबू एक्सप्रेसवे ह्यूंडई ने ही बनाया है। जिसके बाद 1960s में कोरियन गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई, जिसने ह्यूंडई को कार रिपेयरिंग कंपनी से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने में बहुत मदद की। असल में वहाँ की सरकार ने इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये नियम बना दिया था कि कोई भी विदेशी ऑटोमोटिव कंपनी तभी साउथ कोरिया में बिजनेस कर सकती है जब वो किसी एक लोकल कंपनी के साथ डील करे।
चंग ने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को न गंवाते हुए साल 1967 में Hyundai मोटर ग्रुप की शुरुआत की और इसके ठीक एक साल बाद 1968 में Hyundai ने फोर्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली और शहर उल्सान में केवल 6 महीने के अंदर ही एक बहुत बड़ा असेंबली प्लांट बनाकर तैयार कर दिया, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव प्लांट है। इस प्लांट में दुनिया से आए 75,000 हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, साल 1969 में एक ऐसी भयानक बाढ़ आ गई जिसमें उल्सान का पूरा असेंबली प्लांट ही डूब गया और तैयार की गई कार्स में भी पानी भर गया, जिसके बाद कंपनी को बंद करने तक की नौबत आ गई। लेकिन दोस्तों, चंग अपनी जिंदगी में इतनी बार फेलियर देख चुके थे कि मानो अब तो उनकी आदत सी हो गई थी। इन्होंने एक बार फिर से प्लांट की शुरुआत की और इस बार ये कामयाब रहे, जिसके बाद Hyundai और फोर्ड ने एक डील की जिसमें वो फोर्ड की कॉर्टिना कार्स को असेंबल करने वाले थे। 2 सालों तक ये जॉइंट वेंचर सक्सेसफुली चलता रहा, जिसके बाद दोनों कंपनीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होने लगी, क्योंकि Hyundai का अपने नाम से कार्स को लॉन्च करना फोर्ड को अच्छा नहीं लग रहा था और शायद साउथ कोरिया में फोर्ड को पहचान नहीं मिल पा रही थी। इसलिए फोर्ड नहीं चाहता था कि Hyundai अपनी खुद की कार्स बनाए। इसलिए 1973 में चंग ने ये पार्टनरशिप खत्म कर दी। अब चंग तुरंत नए पार्टनर्स की तलाश करने लगे, क्योंकि तब Hyundai के पास कार मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इन्होंने जनरल मोटर्स और वॉक्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने ही मना कर दिया और फाइनली इन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर से एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी मोटर्स Hyundai को कार बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए रेडी हो गया था। इस डील में Hyundai कंपनी अपने नाम के साथ कार बेच सकती थी और उसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक आदेश जारी किया कि उन्हें कुछ इस तरह की कार्स बनानी है जो एफोर्डेबल हों, उसमें साउथ कोरिया के बने पार्ट्स ही यूज हों, यानी वो पूरी तरह से मेड इन कोरिया हो और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका यूज कर सकें। 1976 में चंग ने एक और नया प्लांट सेटअप किया और Hyundai ने साउथ कोरिया की पहली मास प्रोड्यूस्ड कार बनाई, जो थी Hyundai पोनी। ये एक एफोर्डेबल कार थी जो साउथ कोरिया में सक्सेसफुल हुई और जिसके बाद Hyundai ने 60% मार्केट शेयर हासिल कर लिया और Hyundai वहाँ की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। इस सफलता के बाद चंग ने 3 लाख कार बनाने का फैसला लिया, जिसे हर कोई कंपनी की बर्बादी कहने लगा, क्योंकि साउथ कोरिया की टोटल मार्केट डिमांड केवल 30,000 कार ही थी। ऐसे में 3 लाख कार का क्या काम। लेकिन दोस्तों, चंग के दिमाग में तो कुछ बड़ा ही चल रहा था, क्योंकि इन्होंने इन नई कार्स को साउथ कोरिया के बाहर फॉरेन मार्केट में भी लॉन्च कर दिया। 1982 में Hyundai कंपनी ब्रिटिश मार्केट में भी पहुंच गई, जहां इसने पहले ही साल में 2,993 कार बेच दी। फिर 1984 में कैनेडियन मार्केट में पोनी 2 को लॉन्च किया और 1986 में सेकेंड हैंड कार के ही प्राइस पर Hyundai एक्सेल को 5 साल की वारंटी के साथ अमेरिकन मार्केट में भी लॉन्च कर दिया और अपने पहले ही साल में 1,70,000 कार्स बेचकर और कार कंपनीज को हैरानी में डाल दिया और अगले ही साल ये आंकड़ा और आगे पहुंच गया। साल 1987 में Hyundai ने 2,60,000 कार बेची, जिसके चलते इन 2 सालों में एक्सेल अमेरिका की टॉप सेलिंग कार रही थी। Hyundai एक्सेल ने Hyundai को एक ग्लोबल कंपनी बनने में मदद तो की, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ समय बाद इसे एक चीप कोरियन ब्रांड कहा जाने लगा। जिसके बाद इंजीनियर्स ने खूब मेहनत की और काफी रिसर्च करने के बाद साल 1990 में Hyundai सोनाटा और Hyundai एक्सेंट जैसी कार्स मार्केट में लॉन्च की गयी, जो बहुत सक्सेसफुल भी रहीं। आज Hyundai ग्लोबली एक बहुत बड़ी कंपनी है। कार प्रोडक्शन के मामले में ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। Hyundai का बिजनेस 193 कंट्रीज में फैला हुआ है। Hyundai मारुति सुजुकी के बाद भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है। चंग की Hyundai सिर्फ एक नॉर्मल कंपनी नहीं है, बल्कि इसने साउथ कोरिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। इसने कंट्री को रीबिल्ड करने में हेल्प की है। वैसे तो Hyundai कंपनी अपनी कार्स के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि Hyundai ग्रुप में कई अलग अलग कंपनीज हैं, जिसमें Hyundai इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, Hyundai एलिवेटर और Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है, जिसकी वजह से आज साउथ कोरिया जापान को पीछे करके दुनिया की सबसे ज्यादा शिप बनाने वाली कंट्री बन पाई है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है गांव के एक ऐसे लड़के की वजह से
जिसके पास ना तो सफिशिएंट खाना था, ना प्रॉपर कपड़े थे, जो दिन रात बस खेतों में काम करता था, जिसने हर मोड़ पर फेलियर्स को फेस किया, लेकिन इन सब के बाद भी उसके पास कुछ बड़ा करने का जुनून था और अपने उसी जुनून और कड़ी मेहनत के दम पर उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो दोस्तों, चंग जू यंग की ये इंस्पिरेशनल कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।